हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी सीरीज चैप्टर 12 इकोसिस्टम को कंप्लीट करेंगे वन पार्ट। ठीक है, सो दिस इज द सीरीज ऑफ इकोलॉजी। वन पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, दैट इज चैप्टर 12। ये क्लास 12 का चैप्टर है। सो वी विल बी डूइंग हाफ ऑफ दिस चैप्टर इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। इकोसिस्टम के बारे में पहले समझेंगे, क्या होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. क्या बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, प्लांट्स एनिमल सबसे इंटरैक्ट करते हैं और साथ में फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं ना। जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, फिजिकल एनवायरनमेंट में हो गया एयर, वाटर, सॉइल, तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। Ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or sea. तो क्या बोल रहे हैं, इकोसिस्टम में कुछ भी हो सकता है, साइज का चेंज हो सकता है इकोसिस्टम का। क्या क्या हो सकता है इसमें? या तो पॉन्ड भी हो सकता है, या एक लार्ज फॉरेस्ट भी हो सकता है, या सी भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, साइज इसका चेंज हो सकता है। एक छोटा सा एक्वेरियम अगर आपके घर में है तो वो भी एक इकोसिस्टम है। एक बड़ा सा फॉरेस्ट या सी, ये भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो साइज डज नॉट मैटर। ठीक है, many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem. बायोस्फीयर को ग्लोबल इकोसिस्टम बोला जाता है। बायोस्फीयर मतलब होता है, एक तरह से समझ सकते हैं, ब्रह्मांड। ठीक है, बायोस्फीयर का मतलब वो हो गया। ठीक है, एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। तो ये क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसको बायोस्फीयर मींस होता है कि जितने भी इकोसिस्टम्स अर्थ में हैं, छोटे छोटे बड़े, सब मिला के बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर क्या हो गया, कंपोजिट ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स, ऑल लोकल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। सारे इकोसिस्टम्स जितने भी हैं, पॉन्ड, फॉरेस्ट, सी, सारे जितने भी छोटे बड़े, सब मिला के बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories, namely terrestrial and aquatic. क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही बड़ा है इकोसिस्टम, तो समझना बहुत मुश्किल है इस तरह से। तो इसको दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक। ठीक है, दो तरह के इकोसिस्टम्स हो गए हैं, या तो ये टेरेस्ट्रियल वाला या फिर एक्वेटिक वाला। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। ये हो गए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। क्या क्या आ जाएगा, पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्टुअरी, ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के। और फिर हो जाएगा क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वेरियम, ये हो जाएगा मैन मेड इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो हमने क्या समझा इस वाले पैराग्राफ में, इकोसिस्टम क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। इकोसिस्टम साइज के साथ वेरी करता है, या तो स्मॉल पॉन्ड भी हो सकता है, या लार्ज फॉरेस्ट और सी, कुछ भी इकोसिस्टम में आएगा। ये सारी चीज, एक छोटा सा एक्वेरियम जब अगर आपके घर में है, आपने कहीं देखा, तो वो भी एक तरह से एक इकोसिस्टम है। और सारे लोकल इकोसिस्टम्स मिला के एक बायोस्फीयर बनाते हैं, और बायोस्फीयर को बोला इन्होंने ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक है, और फिर उसके बाद दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये सारे आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। और पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्टुअरी आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ठीक है, एस्टुअरी, रिवर, ये सारी चीजें एक्वेटिक में आ जाएंगी। क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वेरियम में आल्सो बी कंसीडर्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम्स। ठीक है, मैन मेड में ये सब चीजें आ जाएंगी। अब क्या देखते हैं, वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट, प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड चेन या फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड द आउटपुट, डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस। तो क्या क्या चीजें होती हैं इकोसिस्टम में, प्रोडक्टिविटी हो रही है,
इनपुट क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सारी चीजों में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और आउटपुट हमें क्या मिलता है, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का लॉस या डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। We will also look at the relationships जैसे कि cycles, chains, webs that are created as a result of these energy flows within the system and their interrelationships। तो हम लोग सारे सारे cycles, जितने भी food chain, food web, कैसे energy flow होता है किसी भी एक सिस्टम में, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, और किस तरह से वो लोग आपस में कनेक्टेड हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। In earlier classes, you have looked at the various components of the environment, abiotic या biotic, ठीक है, biotic and abiotic components के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने पढ़ा है पहले। You studied how the individual biotic and abiotic factors affected each other and their surroundings। किस तरह से ये सारी चीजें affect करती हैं सराउंडिंग में, biotic and abiotic factors। Let us look at these components in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these components of the ecosystem। तो किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है वो देखते हैं। एनर्जी फ्लो कैसे इन कंपोनेंट्स में एनर्जी फ्लो कैसे होती है किसी भी इकोसिस्टम में, तो वो समझते हैं। क्या हो गया, इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट्स इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया आपकी इकोसिस्टम का, इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक में हम लोग हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एबायोटिक में क्या हो गया, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें हो गई, सनलाइट, ये सारी चीजें एबायोटिक हो गई, ठीक है। Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem gives its species composition। फिर क्या हो गया, इकोसिस्टम में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीशीज कॉम्पोजिशन। अब क्या बोल रहे हैं, इतने सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज हैं, तो हम उनको आइडेंटिफाई करें, नंबर, उनका इन्यूमरेशन मतलब नंबरिंग करें सारे प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज की इकोसिस्टम में, तो वो एक तरह से हमको स्पीशीज को कॉम्पोजिशन दे देते हैं, ठीक है। Vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification। अब stratification क्या होता है, अलग अलग तरह के जो species होते हैं वो अगर अलग अलग लाइन में लगे बड़े से छोटे तक, ठीक है, occupying different levels, तो उसको बोलते हैं stratification। For example, trees occupy top vertical strata or layer of a forest, shrubs the second, and herbs and grasses occupy the bottom layers। तो क्या बोले, जैसे कि आप किसी भी फॉरेस्ट में देखेंगे तो ट्रीज, सबसे बड़े वाले ट्री सबसे पहले लगे होंगे, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे ऐसे करके अरेंज रहते हैं ना, श्रब्स फिर लगे होंगे, फिर उसके बाद हर्ब्स एंड ग्रासेस जो सबसे छोटे होते हैं वो उनको बॉटम लेयर मिलेगा। तो सबसे पहले इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले ट्रीज, सबसे बड़े वाले ट्रीज, ठीक है, फिर छोटे, उसके बाद श्रब्स, फिर और छोटे, तो इस तरह से लाइन से लगे रहते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्राटिफिकेशन, ठीक है। हर्ब्स लास्ट में आएगा, हर्ब्स और ग्रासेस, क्योंकि वो सबसे छोटे हैं, हाइट वाइज होते हैं, बड़े से छोटे तक, ठीक है। स्ट्राटिफिकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। The components of the ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspects। तो चार चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रोडक्टिविटी, ये है डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आपके सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, पहले 3-4 साइकिल्स को अच्छे से समझना होता था, अब नहीं है, ठीक है। सो हम तीन चीजों पे फोकस करेंगे। To understand the ethos of an aquatic ecosystem, let us take a small pond as an example. This is fairly a self-sustainable unit and rather simple example that explain even the complex interactions that exist in an aquatic ecosystem। क्या बोल रहे हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं aquatic ecosystem का, पॉन्ड, तो वो बोल रहे हैं कि वो आप पूरा कंप्लीट है, सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है और सिंपल है, और उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस
एक्सप्लेन कर सकते हैं आप जो भी एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक स्मॉल पॉन्ड है तो उसमें हमको अलग से कुछ मैन मेड कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है कि आपको कुछ भी करना है, अलग से पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना ना, तो वो एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है। ठीक है, पॉन्ड को एक कंप्लीट इकोसिस्टम माना गया है। A pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic components of an ecosystem are well exhibited। मतलब कि पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी है और ऊपर जो दिए चार, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सारी चीजें पार्ट लेती हैं। ठीक है, अब देखते हैं द एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर विथ ऑल द डिसॉल्व्ड और इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया एक पॉन्ड इकोसिस्टम में? एबायोटिक कंपोनेंट हो गया वाटर और साथ में वाटर के साथ क्या हो गया? डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, वाटर हो गया यहाँ पे और जो भी डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, एंड रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। बॉटम ऑफ द पॉन्ड में सॉइल डिपॉजिट हो जाएगा तो वो बी पार्ट हो जाएगा एबायोटिक कंपोनेंट का। ठीक है, द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड द अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। सोलर इनपुट, साइकिल, टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो भी हैं वो रेगुलेट करती हैं फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। ये सारी चीजें मैटर करती हैं किसी भी एक एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉन्ड में। जो भी आपने सनलाइट दी, टेम्परेचर दिया और अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, डे की लेंथ, तो ये सारी चीजें रेगुलेट करती हैं। ठीक है, द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस। क्या बोल रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक में क्या क्या आएगा? ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में आएगा फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स जो भी एजेस में फाउंड होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कंज्यूमर्स में क्या होगा? कंज्यूमर्स में होंगे जूप्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। और डिकम्पोजर्स में क्या होगा? फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखी हैं। फाइटोप्लैंक्टन में क्या आता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्गी, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे ये। और कंज्यूमर्स में आएगा जू प्लांटन्स और डिकम्पोजर्स में आएगा फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, डिकम्पोजर्स में बॉटम ऑफ द पॉन्ड में मिलेंगे सारी चीजें। फिर दिस सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल। तो ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो एक तरह से एक पूरे कंप्लीट इकोसिस्टम के फंक्शंस परफॉर्म करा और एक बायोस्फीयर का भी। बायोस्फीयर का कैसे? कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का क्या काम होता है? आपने अर्लियर क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी मींस सनलाइट। ठीक है, ऑटोट्रॉफ का ये काम होता है ना। कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स बाय द हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं। ठीक है, फिर एंड डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक और फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स। और क्या प्रोसेस होता है? डेड मैटर का डिकम्पोजिशन या मिनरलाइजेशन, सो दैट जो भी आप ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक बनाते हैं, डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ेंगे अभी, वो सारी चीजें बैक चली जाती हैं सॉइल में और फिर उनको ऑटोट्रॉफ्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बाय द ऑटोट्रॉफ्स, ये है। कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स बाय हेटेरोट्रॉफ्स, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़े आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब उसके बाद to release them back for use by the autotrophs, these events are repeated over and over again। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। There is a unidirectional movement of energy towards the higher trophic levels and its dissipation and loss as heat to the environment। In unidirectional movement of energy means कि एक डायरेक्शन में एनर्जी चलती रहती है हायर ट्रॉपिक लेवल्स तक। एक ट्रॉपिक लेवल से एक, जैसे T2 T1 है, एक ट्रॉपिक लेवल, फिर T2, फिर T3। ठीक है, इस तरह से यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी चलती रहती है एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरमेंट। एनर्जी बीच बीच में लॉस होती है तो वो एनवायरमेंट में चली जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी। A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain। ठीक है, कांस्टेंट इनपुट सोलर एनर्जी की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शन करने में और सस्टेन रहने में, है सनलाइट। ठीक है,
Primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis. तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्शन होता है कि जो भी बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर हमको एक एरिया, किसी भी एरिया में पर यूनिट एरिया या किसी भी टाइम पीरियड पे प्लांट्स के द्वारा मिला गया जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, टाइम पीरियड पे, वो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, जितना भी बायोमास बनाया है प्लांट्स ने, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स जो भी बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं किसी भी गिवन टाइम पीरियड पे पर यूनिट एरिया वाइज। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अगर आपको वेट देखना है तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेट। और एनर्जी के फॉर्म में रखना तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है प्राइमरी प्रोडक्शन। अगर वेट देख रहे हैं तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी देख रहे हैं तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अब है द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। अब जिस रेट से बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, रेट हम लोग कब देते हैं? जब टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है कि 1 साल में कितना हुआ, 2 साल में कितना हुआ बायोमास, तो तब हो जाएगा वो प्रोडक्टिविटी। तो ये हो जाएगा ग्राम पर मीटर स्क्वायर था पहले वेट। अगर हम 1 ईयर का देखेंगे तो पर ईयर। ठीक है, पर ईयर के हिसाब से देखेंगे तो रेट देखेंगे प्रोडक्टिविटी का। और अगर एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे तो किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर लगा देना है दोनों में। ठीक है, टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स। अगर अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी देखनी है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, लैंड पे या वाटर पे, सी पे, अगर उनका हमको निकालना है प्रोडक्टिविटी, तो हम किस तरह से करेंगे? पर ईयर के फॉर्म में। ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको बोलते हैं जीपीपी, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। तो ये वाला पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है काफी बार रिपीटेडली। आरपीपी, ये जीपीपी, एनपीपी, रेस्पिरेटरी लॉस, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता क्या है? हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कितना हुआ फोटोसिंथेसिस में, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रोड्यूस हुआ किसी भी इकोसिस्टम में, उसको बोलते हैं ग्रॉस, टोटल अमाउंट। ठीक है, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बहुत सारा जीपीपी यूटिलाइज भी हो जाता है। ठीक है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस is the net primary productivity. GPP minus R is equals to NPP. GPP मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और कुछ रेस्पिरेशन लॉस हुआ होगा। ठीक है, R इज द रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, तो वो जो बचेगा वो हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। ये वाला आपको याद रखना है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अवेलेबल बायोमास होता है जो कि हेट्रोट्रॉप्स के लिए अवेलेबल है। और हेट्रोट्रॉप्स में क्या थे? हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जो नया ऑर्गेनिक मैटर बना है कंज्यूमर्स से, वो होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके लिए अवेलेबल है? हेट्रोट्रॉप्स के लिए, हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स आ जाएगा। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स ने जो भी बनाया ऑर्गेनिक मैटर, वो होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कि कुछ प्लांट्स कौन से एरिया में है ना, प्रोडक्शन तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना। और किस पे डिपेंड करेगा? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, न्यूट्रिएंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। हर टाइप के प्लांट्स होते हैं, सबका फोटोसिंथेटिक रेट अलग होता है, एनवायरमेंट अलग होता है, कहीं पे सनलाइट कम है, कहीं ज्यादा, कहीं पे रेनफॉल हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है।
Therefore, it varies in different types of ecosystems. तो अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रोडक्टिविटी रहेगी, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, टेरेस्ट्रियल हो, कोई भी टाइप का हो, ठीक है। The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons. ठीक है, 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आप बोल रहे पूरे बायोस्फीयर का जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो है 170 बिलियन टन्स, ठीक है। 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, 170 बिलियन टन्स आपको ध्यान रखना है। Despite occupying about 70% of the surface, the productivity of the oceans are only 55 billion tons. ठीक है, हम लोग को पता है कि 70% ऑफ द सरफेस अर्थ का क्या है, वाटर है, लेकिन फिर भी ओशियंस की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड, तो मतलब कि 170 हो गया टोटल, और टोटल ये है, ठीक है, 170 टोटल हो गया। ओशियंस का मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम्स का हो गया 55, तो लैंड का कितना हो गया, लैंड का हो गया 115। तो लैंड का ज्यादा है, ओशियंस का कम है, बट क्यों? डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विथ योर टीचर। 70% पानी होने के बावजूद 55 बिलियन टन ही ओशन का इसलिए है क्योंकि ओशियंस में अगर आप डीप डाउन जाएंगे तो वहां पे सनलाइट नहीं है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है ओशियंस में, तो वहां पे उतना इकोसिस्टम और ये सब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो बायोमास का प्रोडक्शन ही कैसे होगा, है ना, ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, सनलाइट चाहिए हमको। तो ओशियंस के डीप डाउन ला जब नीचे जाते हैं, जाते जाते वहां पे हमको सनलाइट नहीं मिलने की वजह से उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है बायोमास का, इसलिए वो है 55 बिलियन टन, लैंड का बचेगा 115, ठीक है, टोटल है 170 बिलियन टन। तो आपको ये नंबर्स थोड़े से याद रखने हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर आते हैं डिकम्पोजिशन। अब स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन से। यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवॉर्म बीइंग रेफर्ड टू एज द फार्मर्स फ्रेंड। This is because they help in the breakdown of complex organic matter as well as in loosening of the soil. Earthworm क्या है, फार्मर का फ्रेंड है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ द सॉइल। इनका काम है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करेगा और सॉइल को लूजन करेगा, ठीक है। Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, and nutrients, and the process is called as decomposition. अब हमने पढ़ा कि अर्थवर्म का क्या काम होता है, ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को और लूजन करता है सॉइल को। तो डिकम्पोजर का क्या काम होता है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनाता है, याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में करेगा, इनऑर्गेनिक में क्या कहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर कंस्टिट्यूट डेट्रिटस। डेट्रिटस में क्या क्या आ जाएगा, डेड प्लांट रिमेन्स, dead plant remains such as leaves, bark, flowers and dead remains of animals including fecal matter, ये सारी चीजें आ जाएंगी डेट्रिटस में, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं 5, क्या क्या है, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है, एकदम भूलना नहीं है। देखिए इसको आपको एलसीएम, एलसीएम पढ़ते थे ना मैथ्स में बचपन में, तो एलसीएम तो याद ही रखना है, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन, और एफ और एच फ्रैगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन। तो ये सारे प्रोसेसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर आते हैं डेट्रीटिवोर्स के बारे में। डेट्रीटिवोर्स का क्या रोल होता है, अर्थवर्म्स का एग्जाम्पल है, ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अर्थवर्म का क्या काम होता है, डेट्रिटस को, डेड रिमेन्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देता है, उसको फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। By the process of leaching, water-soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है लीचिंग प्रोसेस में। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो देखिए ये लीचिंग प्रोसेस है, यहाँ पे ट्री है, कोई प्लांट है और नीचे जा रहा है सॉइल का डीप डाउन यहाँ पे, ठीक है।
तो क्या हो रहा है लीचिंग में, वाटर सॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ से नीचे चले जाएंगे, जो इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो चले जाएंगे नीचे और यहाँ पे जमा हो जाएंगे, जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ठीक है, फिर बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड करेंगे डेट्रिटस को इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। डेट्रिटस को वो लोग भी कुछ करेंगे, वो करेंगे डेट्रिटस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म। लीचिंग से क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नीचे चला जाएगा और वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद और क्या साथ में हो रहा है, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स जो है डिग्रेड कर रहे हैं डेट्रिटस को इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस साथ में हो रहे हैं। फिर उसके बाद और क्या प्रोसेसेस हैं, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। ह्यूमिफिकेशन लीड्स, अभी हम लोग ये वाला डायग्राम करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। Leads to accumulation of a dark amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate में। ठीक है, तो ह्यूमिफिकेशन से क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू, क्या लिखा है यहाँ पे, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक अमॉर्फस सब्सटेंस बन जाता है। अमॉर्फस का मतलब होता है जिसका कोई शेप नहीं होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ए डार्क कलर, डार्क अमॉर्फस शेप सब्सटेंस बन जाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस भी ध्यान रखना है, और अमॉर्फस का मतलब होता है नो शेप। ठीक है, डार्क कलर का होता है, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन, मतलब माइक्रोब्स उस पर कुछ काम नहीं करेंगे, रेजिस्टेंट होता है, और अंडर को करता है डिकम्पोजिशन स्लो रेट में। ठीक है, बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कोलाइडल नेचर होता है तो उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। कोलाइडल नेचर का मैंने डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया है, अ वेरी फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस विच इज स्कैटर्ड थ्रू अदर सब्सटेंस। कोलाइडल में मतलब हो गया जैसे कि आपका पेंट, या आप लोग वो खाते हैं ना मेयोनीज, ये सारी कोलाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं इसके। ठीक है, कोलाइडल सब्सटेंस होता है ये। तो द ह्यूमस फिर क्या होता है, इसको फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर्स बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। फिर ह्यूमस जब बन गया तब वो डिग्रेड हो जाएगा, माइक्रोब्स उसको डिग्रेड कर देंगे और उससे रिलीज कर देंगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, रिलीज कर देंगे, उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हो गया ह्यूमिफिकेशन, हो गया मिनरलाइजेशन हो गया। एक बार ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। अब ये पे क्या है, डिकम्पोजिशन साइकिल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले देखिए एक ट्री है, उसकी ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन लीफ फॉल कर रही है, आपकी पत्तियां गिरती रहती हैं। सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर द, सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे इंसेक्ट्स ने खा लिया, एंड अदर एनिमल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इंटर द फूड वेब, फूड वेब में जो है हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ इंसेक्ट्स ने खा लिया और एनिमल्स ने, और फिर उसके बाद ये लोग फिर उसके बाद क्या हुआ, इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स लीच हो जाएंगे इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक रिच सॉइल हमको मिल गया, ये वाला। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक सॉइल में रिच हो गया है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद, और यहाँ पे साथ में ये भी हो रहा है, लीव से तो हमको मिल गया सॉइल में न्यूट्रिशन, अब यहाँ से क्या हो रहा है ये वाला देखेंगे। लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगेन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। तो बहुत सारे लीव्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स खा लेते हैं, जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया, फिर उसके बाद वो एक तरह से लिटर की तरह लूज कर देते हैं और लिटर बन जाता है वो। ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ रहता है। फिर क्या होता है, फिर उसको भी खाता है कौन,
अर्थवर्म बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है। यहाँ पे देखिए लिखा ना, फर्दर डिकम्पोजिशन हो रहा है। पहले तो लीव्स से चले गए न्यूट्रिशन सॉइल में, लीव्स को थोड़ा बहुत खा लिया फंजाई एंड बैक्टीरिया ने, फिर बाद में जो बचा हुआ हुआ उसका फर्दर डिकम्पोजिशन हुआ, सॉइल माइट्स फंजाई बैक्टीरिया अर्थवर्म ये सब खा लिया और ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन गई। यहाँ से तो हमको ऑर्गेनिक रिच सॉइल मिल ही गई थी, तो उससे एक फिर से एक ट्री बन जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो ये साइकिल हर समय पूरा चलता रहेगा। जो लीव्स फॉल करती है ना, उसी से ही होता है ये सारा प्रोसेस। ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स खा लेते हैं, फिर न्यूट्रिशन चला गया सॉइल में, कुछ को खा लिया फंजाई एंड बैक्टीरिया ने, तो वो एक तरह से लेटर की तरह पड़ा रहता है। फिर उसको अर्थवर्म बैक्टीरिया सॉइल माइट्स फंजाई सब खा लेते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और हमको यहाँ से भी और एक तरह से ऑर्गेनिक रिच सॉइल तो मिल ही रहा है दोनों तरफ से, तो वो फिर से ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन साइकिल है ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। एनर्जी फ्लो में क्या है, except for the deep sea hydrothermal system, sun is the only source of energy of all ecosystems on earth. Of the incident solar radiation, less than 50% of it is photosynthetically active radiation. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि except for the deep sea hydrothermal ecosystem, सारे इकोसिस्टम्स के लिए सन ही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। और जितनी भी हमको सोलर रेडिएशन मिल रही है, तो उसमें 50% जो है वो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। 50% जो है PAR है। ठीक है, we know that plants and photosynthetic bacteria, autotrophs, fix sun's radiant energy to make food from simple inorganic materials. क्या बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स, वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं सन की एनर्जी को और खाना बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स क्या करते हैं, 2 to 10% ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को ही कैप्चर करते हैं, और इसी से ही दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द लिविंग वर्ल्ड। यही वाली एनर्जी जो है से चल रहा है पूरा वर्ल्ड। 2 to 10% ऑफ पावर, 2 to 10% ऑफ पावर, अगर पावर है 50, तो टोटल का कितना हो जाएगा, 1 to 5%। तो ये आपको नंबर्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये नंबर्स ध्यान रखने कि 50% ही है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और उसी का 2 to 10% से ही काम चल रहा है। ठीक है, तो टोटल का कितना हो गया, 1 to 5%। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट फ्लोज थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम। किस तरह से सोलर एनर्जी कैप्चर होती है प्लांट से, फिर उसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पहुंच जाती है। ठीक है, दूसरे सारे प्लांट्स में चलता रहता है चेन। All organisms are dependent for their food on producers either directly or indirectly. ऑल ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंडेंट है फूड के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए आइदर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। सो यू नो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स। इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, और सन से प्रोड्यूसर में जाएगी, फिर प्रोड्यूसर से कहाँ जाएगी, कंज्यूमर में जाएगी ना। So is this in keeping with the first law of thermodynamics? In the first law of thermodynamics क्या था, energy cannot be created nor destroyed, but it flows from one part to another ना, एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, it gets transferred from one person to another। यही है ना यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो your ecosystems are not exempt from the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness। तो बोल रहे हैं इकोसिस्टम्स को फर्स्ट लॉ भी चाहिए और सेकेंड लॉ भी चाहिए, तो इनको पूरे टाइम एनर्जी चाहिए है ताकि वो नया नया मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज कर सकें। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। ठीक है, हमको पता है प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। ठीक है, क्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर्स हैं हर्बेशियस या वुडी प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम और वेरियस स्पीशीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स। एक्वेटिक में क्या क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, algae and higher plants. You have read about the food chains and webs that exist in nature starting from the plants. Food chains or rather webs are formed such that an animal feeds on a plant or another animal and is turned
एंड इन टर्न इज फूड फॉर अनदर। तो क्या बोल रहे हैं, हमने फूड चेन एंड फूड वेब पढ़ा, एक दूसरे को खाते रहते हैं। प्लांट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फॉर्म सच एक एनिमल प्लांट को खाता है या दूसरे एनिमल को खाता है, ठीक है। तो द चेन और वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी, सब आपस में कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर, ठीक है, कोई भी एनर्जी ट्रैप्ड नहीं रहती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ट्रांसफर होती रहती है ना, यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर हेंस इज आइदर पास्ड ऑन टू अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। एक ऑर्गेनिज्म जाएगा तो उसकी एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी, यही चलता रहता है प्रोसेस। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन। जब डेड हो जाएगा ना ऑर्गेनिज्म, तब क्या स्टार्ट हो जाएगा, डेट्रिटस फूड चेन या फूड वेब, ठीक है। तो अब क्या है, ऑल और एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स, ठीक है, एनिमल्स डिपेंडेंट है प्लांट्स में। दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो हेट्रोट्रॉप्स। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉप्स। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। अगर वो क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। एंड इफ द एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट द प्लांट्स और दे प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अगर एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खा लें, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर नेक्स्ट आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। Likewise, you can have tertiary consumers too. तो इस तरह से चलता रहेगा चेन। Obviously, the primary consumers will be herbivores. Primary consumers जो होते हैं वो herbivores होते हैं क्योंकि plants को खाते हैं ना, producers तो plants हो गए, ठीक है। Some common herbivores क्या हैं, insects, birds and mammals in terrestrial ecosystem and mollusks in aquatic ecosystem। तो आपको ध्यान रखना है, herbivore होते हैं mollusks और insect, birds, mammals, ये सारे होते हैं herbivores। The consumers that feed on these herbivores are called as carnivores। अब ऐसे consumers जो herbivore को खाते हैं वो होते हैं carnivores, और more correctly primary carnivores। दो secondary consumers, those animals that depend on the primary carnivores for food are labeled as secondary carnivores। तो क्या बोलते हैं, जो consumers हैं जो herbivores को खाते हैं उनको primary carnivores बोलते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स को, जो डिपेंडेंट है जिनके ऊपर, उनको बोलते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। एक सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रास को गोट, गोट ग्रास को खाएगी, मैन गोट को खाएगा। तो ग्रास हो गया यहाँ पे प्रोड्यूसर, ठीक है, ये हो गया प्रोड्यूसर यहाँ पे, और गोट हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, मैन हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। ये हो गया आपका एक ग्रेजिंग फूड चेन। Now from this we will start in the next video the detritus food chain से हम लोग उसको complete करेंगे next video में। Hope you have understood this much. Please let me know in the comments did you like it or not, ठीक है। So see you in the next video। जरूर comment करके जाइएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, any doubts are most welcome। Thank you so much guys, have a great day।